तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे बेस होकर हम लोग कुछ क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है जो मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। सर कल आपने वीडियो कहा था भेजने के लिए, सेंड नहीं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई, इसमें एग्जाम्पल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अदरवाइज तुम थर्मोडायनामिक ऑलरेडी पढ़े होते हो केमिस्ट्री में। तो आइडेंटिफाई गैस, आइडेंटिफाई डायटोमिक गैस, एटॉमिक गैस if at 27 degree centigrade its RMS speed is its RMS speed is 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मेंस वगैरह में खूब पूछा जाता है। ये डायटोमिक गैस को बताइए जिसका इतने टेम्परेचर पे आरएमएस स्पीड इतना है। ठीक है, और आर की वैल्यू इसमें अपने पास से, आर की वैल्यू क्या, आर 8.3 या तो 8.3 एज्यूम कर लेना। ठीक है, तो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला लिखो, वी आरएमएस इज इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी अपान एम। तो वैल्यू प्लेस करो, ये बनेगा 300। गामा डायटोमिक गैस है, अच्छा गामा की जो वैल्यू होती है, गामा इज सीपी अपान सीवी, सीपी अपान सीवी। ठीक है, अब डायटोमिक गैस का जो सीपी होता है, ये हम अलग से भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सीबी एंड सीपी यहाँ पे। हालांकि सीबी याद किया था, सीपी तो आर ऐड करके आ जाता है। सर आप स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हैं क्या? मेरे को मेरे स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं। इस डेटा को याद रखेंगे, अगर गैस मोनोटाइमिक गैस है तो सीबी की वैल्यू 3/2 आर होती है। गैस डायटोमिक गैस है तो सीबी की वैल्यू 5/2 आर होती है। और गैस पॉलीएटॉमिक गैस है तो इसकी सीबी की वैल्यू 3 आर होती है। तो एक चीज तो बस हमें याद रखना, क्योंकि इसी पे बेस हुए क्वेश्चन आते हैं, तो ज्यादा इधर उधर दिमाग क्या लगाना। ठीक है, और दूसरा है कि सीपी और माइनस सीबी की जो वैल्यू होती है, दिस इज ऑलवेज आर, बस ध्यान रखेंगे। नहीं तो डायटोमिक गैस का सीपी अपान सीबी गामा निकालना पड़ेगा। नहीं, गामा क्यों मैं लिख रहा हूं, एवरेज में गामा आता ही नहीं, 3 आता है, तो साउंड पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, बस वैल्यू याद रखना। ये क्यों आएगा, आरएमएस स्पीड है ना, तो गामा तो आता है उसमें साउंड की स्पीड में। तो 3 आर टी अपान है, इसकी जरूरत नहीं है बट याद रखना, इंफॉर्मेशन जरूरी है। आरएमएस स्पीड 300, 3 आर की वैल्यू 8.3, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड को चेंज करने के इसमें केल्विन में 300 डिवाइड बाय मोलर मास। तो यहां से मोलर मास आ जाएगा कैलकुलेट करोगे तो, और एक बार मोलर मास आ गया तो डायटोमिक गैस है ना, तो अगर X2 है वो, तो उसका मोलर मास अगर तुम्हें मिल गया तो फिर इस गैस का एटॉमिक मास मिल जाएगा। वो कौन सी गैस हो समझ में आ जाएगी। ठीक है, या ऑप्शन में मेंशन होगा कि देखो हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कौन सी गैस है, तो जिस गैस पे ये मोलर मास फिट बैठेगा तुम उसको मार्क कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसे देता है, कहता है कि इफ ट्रांसलेशनल kinetic energy of nitrogen gas is 5 into 10 to the power minus 6 joule at temperature T,
देन फाइंड्स। पहला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें एक सेकेंड, अ टेम्परेचर T फॉर 1 मोल, सर कट कट की आवाज आ रही है। फॉर 1 मोल, देन फाइंड। इसका फर्स्ट पार्ट है काइनेटिक एनर्जी एट टेम्परेचर T, मतलब 1 मोल के लिए। दूसरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट टेम्परेचर T, सी पार्ट टेम्परेचर T निकालो। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है n मोल गैस के लिए F/2 nRT। 1 मोल गैस के लिए क्या होगा, n की जगह पे 1 प्लेस कर दो, तो F/2 RT होता है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल गैस इज F/2 nRT। ठीक है, तो 1 मोल गैस का, तो n की जगह पे 1 प्लेस करो, तो कितना आ गया F/2 RT आ गया। ठीक है, तो F/2 RT आ गया। लेकिन ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है नाइट्रोजन गैस की, तो ये F डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पड़ेगा। कौन सी, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन गैस की ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है ट्रांसलेशनल, वो कितना होता है 3। सबका ट्रांसलेशनल 3 होता है, ट्रांसलेशनल 3 होता है। उठा के यहाँ प्लेस कर दो, तो मुझे ये 5 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू हो गया 3/2 RT, लिख लिया। इससे मुझे RT की वैल्यू मिल गई, और R मिल गया तो टेम्परेचर T आ जाएगा। यहाँ से T मैंने फाइंड आउट कर लिया, देखो R को प्लेस करोगे तो डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा, वही केल्विन में आ जाएगा। इसके बाद रोटेशनल काइनेटिक से निकालना पड़ेगा। तो अगर रोटेशनल काइनेटिक से निकालनी है तो मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू अगेन, बट रोटेशन निकाल रहा हूँ F/2 RT, बट डाइटाइमिक गैस है तो डाइटाइमिक गैस का रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है, तो F पे 2 लिखोगे तो 2/2 RT, तो यहाँ से बन गया RT के बराबर। अब ये RT की वैल्यू उठा के हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो हो जाएगा 2 यहाँ प्लेस करेंगे तो जाएगा 10/3 इंटू 10⁻⁻6 जूल। दिस इज आंसर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और यहां से मैंने टेम्परेचर निकाल लो, सीधे सब लिख लो यहीं पे, तो 10/3 R इंटू 10⁻⁻6 केल्विन। अगेन टेम्परेचर निकाल लिया, रोटेशन निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो किससे आएगी, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डाइटाइमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, तो 5 रख दो यहाँ पे, तो 5/2 RT, तो 5/2 आएगा। और RT की वैल्यू फिर यहाँ से RT की वैल्यू उठा के प्लेस कर दो, तो बनेगा 10/5 10/3 into 10⁻⁻6, then value is 25/3 into 10⁻⁻6 जूल। आंसर्स। तो इस तरह के क्वेश्चन से खूब देता है कि ट्रांसलेशनल इतना है तो रोटेशनल बताइए, रोटेशनल इतना है तो ट्रांसलेशनल बताइए, टोटल बताइए, टेम्परेचर T बताइए, बस यही सब पूछता है। कॉपी करो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। एक चैम्बर है जिसमें रिजिड चैम्बर है, रिजिड है, इसमें गैस प्रेशर P0 पर रखा गया है। ठीक है, कोई भी गैस है, एनी टाइप ऑफ गैस, और ये सपोज ना ट्राई टाइमिंग गैस है, ये जो गैस है ना ट्राई टाइमिंग गैस है, एटॉमिक गैस है। अब मैंने क्या किया, इस गैस को, कि जो ट्राई टाइमिंग गैस है तो इनके गैस के एटम्स को मैंने सेपरेट कर दिया, एटम्स को अलग अलग कर दिया। एटम को अलग अलग करने से जो आरएमएस स्पीड है या एवरेज स्पीड, वो पहले का 4 टाइम्स हो गया। तो मैं जानना चाहता हूँ प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा, लिखना तो इफ, एक सेकेंड,
if gas spilled into atoms अपने एटम्स में स्प्लिट्स हो जाता है, and hence average speed becomes thrice. Then find new pressure. जरा सॉल्व करो ना तुम लोग इस क्वेश्चन को, सॉल्व करो कि एक ट्राइटाइमिक गैस है, प्रेशर पी नॉट पे है, रिजिड कंटेनर में है, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। रिजिड कंटेनर की खासियत होती है वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। आप पी वैरायटी हमेशा लगा सकते हो। अब गैस अपने एटम्स में स्प्लिट हो गया 3 पार्ट में, तो एवरेज स्पीड पहले का थ्राइस हो जाता है, तो प्रेशर पे क्या असर पड़ा होगा। गैस स्पीड इनटू, सबसे पहले ना एवरेज स्पीड पे आते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड को मान लो इनिशियल एवरेज स्पीड v1 है, दिस इज अंडर रूट ऑफ 8RT, टेम्परेचर T1 लिख लो, 8RT1 अपान मोलर मास। इसका मोलर मास कैपिटल M मान लो, इसका मोलर मास कैपिटल M मान लो। इसके बाद स्पीड कितनी हो गई? डबल हो गई, थ्राइस हो गई, तो लिखो 3v1 अंडर रूट 8R, टेम्परेचर T2 हो गया। देखते हैं। अच्छा एक और बात है, इसमें अगर ये नहीं लिखा है ना रिजिड, अभी एक बार चेक करना पड़ेगा इसको। T2 लिख लिया, मोलर मास 1/3 हो गई ना, थर्ड M/3 हो गई, तो 3 का टर्म ऊपर भेज दो, बन गया इतना। इसको इससे डिवाइड कर देते, बनेगा 3v1, 3 इज इक्वल टू v1 से v1 कट गया, आ गया 3, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो RT1 M से M कटेगा, T2 अपन T1 की एक रेशियो आएगा, दिस इज ये 3 का टर्म ऊपर आएगा, 8R कटेगा, M से M कटेगा, T2/T1 आएगा, दैट इज T2/T1, बन गया ना, रहने दिया। इससे रूट T2/T1 की वैल्यू आ गई, दिस वन इज √3। इससे मैं कह सकता हूँ T2/T1 की वैल्यू आ गई 3। अब PV बराबर क्या होता है? nRT। रिजिड क्लोज कंटेनर है, तो n तो बदल नहीं सकता, मॉलिक्यूल्स बाहर निकल नहीं सकता। वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, तो प्रेशर T के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जो फाइनल प्रेशर आएगा, फाइनल टेम्परेचर 3 टाइम्स हो गया, तो फाइनल जो प्रेशर आएगा, फाइनल प्रेशर P फाइनल कंफर्म है, इनिशियल प्रेशर का भी 3 टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर इज 3p0। एकदम बेसिक क्वेश्चन होता है जो जेईई मेन से पूछे जाते हैं, ठीक है। एडवांस भी आ सकता है, 40% लेवल में तो आ ही सकता है, 40 क्या 50% लेवल में तो आ ही सकता है एडवांस में। अब कोई डाउट हो तो देख लो, नहीं तो एक बार इसको भी इसे देखना, इस क्वेश्चन बताता हूं मैं तुम्हें, ये थोड़ा सा वो है। कह रहा फाइंड एवरेज लीनियर मोमेंटम एंड एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड बताइए एवरेज लीनियर मोमेंटम। तो पहले लीनियर मोमेंटम लिखेंगे, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है लीनियर मोमेंटम, वेक्टर क्वांटिटी, मास इंटू वेलोसिटी। एवरेज लीनियर मोमेंटम मतलब आपको एवरेज लगाना है, तो क्या आएगा? m इंटू एवरेज वेलोसिटी। अब गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है? दैट इज 0। एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, तो पूरी वैल्यू क्या आ गई? 0। तो आंसर है दिस वन। लेकिन ये अगला क्या कर रहा है? एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम m इंटू v होगा, लेकिन वो मैग्नीट्यूड कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम का एवरेज, तो मैग्नीट्यूड लगाओगे ना इस पे। अब आपको इसका एवरेज निकालना है, मतलब आपको इसका एवरेज निकालना है। ये तो स्पीड हो गया, दैट इज स्पीड, m इंटू
एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी होती है? अच्छा, ये एक मॉलिक्यूल का मास है, एक मॉलिक्यूल का मास इंपॉर्टेंट है। एवरेज मोल पे नहीं, एवरेज क्या होता है यार? एक एक मॉलिक्यूल का एवरेज निकाला जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल का एवरेज, तो ये एक मॉलिक्यूल का मास इस वाला में, एक मोल का नहीं है। और ये एवरेज स्पीड है कितने का? एक मॉलिक्यूल का। तो एक मॉलिक्यूल का जो एवरेज स्पीड होता है वो क्या क्या लिखेंगे आप? अंडर रूट ऑफ एवरेज स्पीड, अंडर रूट 8 के टी अपन पाई स्मॉल एम। दिस इज आंसर। क्या करेंगे? प्लेस करें इस वैल्यू 8 स्मॉल एम के टी अपन पाई। वैल्यू रख दिया जाए, कैलकुलेशन की वैल्यू रख देता हूं। देखो 8 को 8 रहने दो। स्मॉल एम क्या है? एक मॉलिक्यूल का मास है। तो ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल का मास इसका कितना होता है? 8 16 होता है, 32 होता है ना, 32 एम होगा। एक मोल का मास 32 ग्राम होता है, 32 ग्राम होता है एक मोल का मास। और एक मोल का मास 32 एएमयू होता है। तो हम क्या लिखेंगे? एम की जगह पे 32 एएमयू, एक एमयू में होता है 1.67 10 पर माइनस 27 एम मिल गया। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होती है आर अपान एवोगैड्रो नंबर। आर होता है 8.3 और एवोगैड्रो नंबर होता है 6 इंटू 10 का पावर 23 इंटू टी टेम्परेचर है, दैट विल बी इन केल्विन 300 एंड होल डिवाइड बाई पाई एंड दिस इज आंसर। तो ये सब में दिमाग लगाता है कि एवरेज लीनियर मोमेंटम पूछ रहा है कि एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम पूछ रहा है। तीन चीजों को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ये भी मेंस वगैरह में खूब आता है। इसमें कह रहा है कि एक कर्व है, ये पीवी कर्व है, पीवी डायग्राम है, ये आइसोथर्मल कर्व है, आइसोथर्मल कर्व। इस थर्मल, इसका टेम्परेचर T1 है, इस कर्व का टेम्परेचर T1 है, तो हर जगह T1 टेम्परेचर होगा। और इसके कर्व का टेम्परेचर T2 हर जगह T2 होगा। आइसोथर्मल है तो हर जगह T2, इसका हर जगह T1। अब आपकी ये आवाज रुक रुक कर आ रही है। अब आएगी। ये जो कर्व है इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ किया तो इस पॉइंट का प्रेशर 10 पी नॉट है, तो इस पॉइंट का प्रेशर भी 10 पी नॉट है, लेकिन इस पॉइंट का वॉल्यूम भी नॉट है और इस पॉइंट का वॉल्यूम 4 पी नॉट है। तो कह रहा है कि अगर यह एक ही गैस का है, या अगर एक ही गैस का है कर्व, T2 टेम्परेचर पर कर्व ऐसा है और T1 टेम्परेचर पर कर्व ऐसा है, तो उस गैस का एवरेज स्पीड का रेशियो बताइए। क्या करेंगे? फिर वही एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? 8 RT1 अपान पाई एम। ये ए बन गया। और अगला जो है एवरेज स्पीड उस टेम्परेचर पे, तो 8 RT2 डिवाइड बाई पाई एम। अब क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड कर दो, तो इससे क्या आएगा? जब इसके से डिवाइड करें बनेगा अंडर रूट ऑफ T1 अपान T2। अब दिमाग काम कर रहा है इस पे अंडर रूट ऑफ T1 अपान T2 निकालने के लिए, तो मैंने इसका हेल्प लिया। यहां आप लिखेंगे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इस पॉइंट पे, तो पी 10 पी नॉट है, वी नॉट है, क्या लिखेंगे? 10 पी नॉट वी नॉट पीवी इक्वल्स टू एनआरटी NRT1। फिर इस वाले पॉइंट लिखेंगे, यहाँ का प्रेशर 10 पी नॉट और वॉल्यूम 4 पी नॉट है, तो 10 पी नॉट इंटू 4 पी नॉट इक्वल्स टू NRT2। ठीक है। और डिफॉल्ट केस में नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट माना जाता है, मतलब क्लोज कंटेनर माना जाता है जब तक ये देना कि कंटेनर ओपन है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/4 इज इक्वल टू T1/T2। उठा के यहाँ प्लेस कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1/2 एंड दिस इज आंसर। तो एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन जेईई मेंस से पूछे जाएंगे जिसका आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये है एक चैम्बर है। अच्छा, चैम्बर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पहले यूज कर लिया जाए। अगर इस चैम्बर को ये बोलता है कि ये आइसो डायाथर्मिक चैम्बर है, डायाथर्मिक चैम्बर है, ठीक है, या कोई रियल
कंटेनर है, कंटेनर रियल कंटेनर तो हम लोग रखते हैं हमारे घरों में, रियल कंटेनर्स है। तो इस डायथर्मिक का तो क्लियर मतलब है चाहे जो भी हो, अंदर का टेम्परेचर T1 और आउटर टेम्परेचर इक्वल होगा, T1 T2 इक्वल होगा। तो डायथर्मिक में भी और रियल कंटेनर में भी, रियल कंटेनर में भी होगा तो भी क्या होगा भाई, अंदर से हीट बाहर थोड़ा बहुत ट्रांसफर ही होगा, या बाहर से अंदर हीट थोड़ा बहुत आता रहेगा। और हीट ट्रांसफर अगर होता रहा तो फिर टेम्परेचर एक न एक टाइप बराबर ही हो जाएगा। तो चाहे वो डायथर्मिक चैम्बर का है या रियल कंटेनर का है, तुम हमेशा क्या मानोगे कि अंदर का टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर बराबर है। डायथर्मिक केस में क्या होगा, हर स्टैंड पे बराबर होगा, प्रोसेस तेज हो या स्लो मानते हैं कि हर जगह बराबर है। और रियल कंटेनर में क्या होगा, T1 T2 बराबर तब होगा जब प्रोसेस एकदम स्लो होगा, एकदम स्लो, जैसे पिस्टन वगैरह है, स्लोली 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 भाग रहा है, तो हर वक्त मानोगे। अदरवाइज इक्विलिब्रियम पे तो मान ही जाओगे कि अंदर का और बाहर बराबर है। एक लंबे टाइम बाद जब इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा तो ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर तो होता ही रहेगा, इसकी कंडक्टिविटी चाहे कितनी भी कम हो, हीट ट्रांसफर तो हो गया ना थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत हीट ट्रांसफर होते होते वो टेम्परेचर बराबर कर ही देगा। इस चीज को ध्यान रखना। सेकेंड, अगर कहीं ये मेंशन करता है कि कंटेनर एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक है, तो फिर अब उसको सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है। तो अगर इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है, तो एडियाबेटिक मतलब ये, अब ये एडियाबेटिक अगर चैम्बर है तो हीट ट्रांसफर नहीं करेगा, मतलब नो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग, ट्रांसफर बिटवीन कंटेनर एंड सराउंडिंग। सराउंडिंग और कंटेनर में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं, ठीक है। तो नहीं होगा तो तुम ये नहीं कह सकते कि T1 T2 बराबर होगा। मतलब इस केस में क्या हो सकता है, T1 में या मे नॉट इक्वल, इक्वल टू T2। जो T1 है वो T2 के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट इस केस में होगा। इस चीज को हम पहले ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चलो आते हैं, एक लाइन है फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन। तो सपोज करो ये यहां पे पिस्टन है, कॉर्क है, पिस्टन है, ये वैक्यूम है, यहां पे गैस है, कोई भी गैस है। अब पूरा पूरा चैम्बर ना एडियाबेटिक है, तो ये पूरा पूरा चैम्बर ना एडियाबेटिक है, मतलब सराउंडिंग से इसका कोई मतलब नहीं है। इस गैस का जो प्रेशर है वो P0 है, वॉल्यूम V0 है, टेम्परेचर T0 है। रुको, P0 टेम्परेचर T0 है, और इस चैम्बर का वॉल्यूम V0 है, और इस चैम्बर का वॉल्यूम भी V0 है। इक्वल वॉल्यूम क्या है, अलग अलग भी हो सकता है। तो इसका वॉल्यूम V0 है, इसका भी V0 है, बट ये वैक्यूम है, इसमें कुछ भी नहीं है। और इधर जो गैस है उसका प्रेशर P0, टेम्परेचर T1 है। अब किसी ने क्या किया कि इस पिस्टन को रिमूव कर दिया। If piston is removed, then at equilibrium, जब दोबारा इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा, then at equilibrium finds
इक्विलिब्रियम जब अटेंड करेगा ना तो पता करना है, फाइनल जो इक्विलिब्रियम आएगा उस पर पता करना है कि बताइए फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, दूसरा फाइनल प्रेशर कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए अच्छा एक और चीज मैं आपको अलग से बता दूं जो हमेशा काम आएगा। पूरे थर्मोडायनामिक अब मैं थर्मोडायनामिक्स हम लोग घुस रहे हैं यार अपना, पूरा तो थर्मोडायनामिक्स होता है। उसमें जो इक्वेशंस बनाए जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप होता है, स्टेप्स में लिख रहा हूं, थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन स्टेप्स, सॉल्व करने के स्टेप। और तुम देखना कि इसी में से हम कोई ना कोई स्टेप यूज करूंगा। पहला कोशिश करूंगा पीवी बराबर एनआरटी यूज करने के लिए हमेशा, और कभी भी लगा सकते हो पीवी बराबर एनआरटी। दूसरा स्टेप जो इन्वॉल्व होता है इसमें, नंबर ऑफ मोल कंजर्वेशन, ऑन क्लोज्ड चैम्बर। अगर चैम्बर क्लोज है तो नंबर ऑफ मोल का कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट लगेंगे। इफ is adiabatic, internal energy conservation, internal energy conservation, बता देना। फोर्थ, ये सारे पॉइंट ध्यान में रहते हैं। इफ चैम्बर इज डायथर्मिक, थर्मिक या रियल, यूज टेम्परेचर कॉन्सेप्ट, कांस्टेंट कॉन्सेप्ट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा एंड इक्वल टू सराउंडिंग, and equal to surrounding. Fifth point, if there is a piston, if there is piston, then use net force equal to 0 on piston to find a relation between pressure, volume and temperature। ये हमेशा यूज कर सकते हो। 6th स्टेप, इतना सारा काम करने के बाद भी दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि यूज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन, यूज फर्स्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो तुम्हें मुश्किल से यही 6 इक्वेशन तुम्हें लिखने होंगे और तुम्हें सारे के सारे आंसर मिलते जाएंगे। अब इसमें से कौन सा यूज करना है ये क्वेश्चन का पैटर्न समझाएगा। क्वेश्चन देखोगे कोई बात नहीं, तुम्हें अच्छा ये यूज कर सकते हैं, हाँ अच्छा नहीं कर पा रहा है, ये लगा सकते हैं, हाँ लगा देंगे, चलो ये कर सकते हैं, हाँ गुड बात, कोई बात नहीं, ये हाँ अच्छा ये है नेट फोर्स, अच्छा कोई बात नहीं, चलो ये लगाते हैं।
तो इसी से आंसर सारे सारे तो मिल जाएंगे। तो इसके लिए अब सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं इंटरनल एनर्जी, अगर इसे तुमने कॉपी कर लिया होगा तो यूज कर रहा हूं। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, ये यू से रिप्रेजेंट करेंगे। इंटरनल एनर्जी है हर तरह की एनर्जी का समेशन इज इंटरनल एनर्जी। गैस के पार्टिकल की हर तरह की एनर्जी का समेशन इंटरनल एनर्जी है। जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स होंगी तो इधर उधर भाग रहे होंगे, इधर उधर भाग रहे होंगे, रोटेट हो रही होंगी, तो फिर थोड़ा हाथ अजीब सा दिख रहा है ना, तो पार्टिकल इधर उधर भाग रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसमें क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्सेस होंगे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स या दूसरे पोटेंशियल एनर्जी काउंट कर लेते हैं। लेकिन फॉर आइडियल गैस हम ये मानते हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी जीरो, तो जो भी उसकी एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी मैं तुमसे बोलूंगा कि एक गैस की इंटर एनर्जी कितनी है तो तुम क्या बताओगे? उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। और काइनेटिक फॉर्मूला क्या होता है? एन मोल गैस की काइनेटिक फॉर्मूला होता है F/2 nRT। दिस वन इज इंटर एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। तो किसी भी गैस सिस्टम का कोई पूछे कि इंटर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है तो आंसर इज F/2 nRT। F/2 nRT। F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, n नंबर ऑफ मोल, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर इन केल्विन। कैलकुलेट कर लो, मिल गया इंटर एनर्जी। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको पूछे इंटर एनर्जी का चेंज बताइए। चेंज तो F/2 रहने देंगे, NR और टेम्परेचर का चेंज निकाल देंगे बस। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज नहीं हुआ, नंबर ऑफ मोल नहीं चेंज हो रहा है, तो इंटर एनर्जी का चेंज इतना होगा। तो ये दो फॉर्मूला में फिलहाल ध्यान रखना है। अब एक और चीज मैं बता रहा था आपसे, मान लीजिए एक एडियाबेटिक चैम्बर है। मैं तभी से बोल रहा था कि ये चैम्बर मान लीजिए एडियाबेटिक है, ये चैम्बर एडियाबेटिक है और पूरा ये पिस्टन है, इसमें गैस भरा पड़ा है। अगर आपने इस पिस्टन को हटा दिया बाहर तो ये गैस इधर बाहर जाएगा। इसमें मान लो गैस होता, कोई फर्क, इधर भी गैस होता, बट इधर का प्रेशर मान लो ज्यादा है, इधर का प्रेशर मान लो कम है। अच्छा एक और चीज हमेशा ध्यान रखना, गैस हमेशा हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाता है। गैस हमेशा हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाता है और हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में ट्रांसफर होता है। गैस हमेशा हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाएगा और हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर ट्रांसफर होगा। अब आपने इस पिस्टन को हटा दिया तो इधर से गैस जो है इसमें जाएगी। ठीक है, और दूसरा एक और चीज है, जब हर जगह प्रेशर बराबर हो जाएगा तो इधर मान लो डायटामिक गैस है, इधर मान लो मोनोटाइमिक गैस होती है हीलियम, तो अगर हाइड्रोजन से जा रहा है इसका मतलब नहीं कि हीलियम इधर नहीं आ रहा है, हाइड्रोजन गया इधर, ठीक है जाने दो। जब दोनों साइड का प्रेशर बराबर हो जाएगा, मान लो यहाँ का प्रेशर बराबर हो गया, तो फिर पता है क्या होगा, इधर सिर्फ हाइड्रोजन है, इधर हीलियम और हाइड्रोजन है, तो डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन इज बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस। अगर इधर का कंसंट्रेशन मतलब मिक्सचर का कंसंट्रेशन, इधर हाइड्रोजन और सिर्फ हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन हीलियम है, तो इधर से इधर हीलियम को जाना ही पड़ेगा ताकि चारों तरफ हर जगह कंसंट्रेशन सेम हो जाए, केमिकल कंपोजिशन हर जगह सेम हो जाए। तो फिर इधर से इधर भी हीलियम जाएगा बट इधर ज्यादा गैस जाएगी जिससे हर जगह प्रेशर इक्वल हो जाए और वो हर इंस्टेंट पे होगा। फिर जब इक्विलिब्रियम अटेंड होगा ना, जब इक्विलिब्रियम अटेंड होगा तो हर जगह चारों तरफ हीलियम हाइड्रोजन होमोजेनियस मिक्सचर बना लेगा हर तरफ। लेकिन ये पूरा चैम्बर एडियाबेटिक है तो बाहर से तो हीट आ नहीं रहा है, तो इस सिस्टम की जो एनर्जी होगी दैट विल बी कंजर्व। एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी विल बी कंजर्व। मतलब अगर एक पिस्टन यहां पर लगा हुआ है तो हम कहेंगे इसका इनिशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू, जब फाइनल इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ तो फिर ये हाइड्रोजन गैस की फाइनल इंटरनल एनर्जी
और हीलियम गैस की फाइनल इंटरनल एनर्जी ये आपस में इक्वल होगा, तो दैट विल बी इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ द सिस्टम. इफ चैम्बर इज एडियाबेटिक, द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व. तो इसको ध्यान रखना, अगर चैम्बर एडियाबेटिक है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कंजर्व रहेगी. दूसरी बात, अगर चैम्बर डायाथर्मिक है तब तो सराउंडिंग से बराबर होगा टेम्परेचर. ठीक है. अब पिस्टन पे नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, क्योंकि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में मैंने कहा था कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होल्ड होना चाहिए. अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, वापस सॉल्व करता हूं. अब आपने इस पिस्टन को यहां से हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो ये गैस इस डायरेक्शन में डिफ्यूज कर रहा हूं, डिफ्यूज ही होगा, ये भागेगा. बट पूरा चैम्बर एडियाबेटिक है तो क्या होगा, पूरा चैम्बर अगर एडियाबेटिक है तो इंटरनल सिस्टम का कंजर्व रहेगा. तो ये तो इनिशियल है, तो ये इनिशियल डायग्राम यहां पे, और फाइनल क्या बनेगा, फाइनल इसका ऐसे बन जाएगा कि हर जगह गैस आ गई. लगाएंगे इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन. इस सिस्टम की इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी. तो इनिशियल एनर्जी होती है F/2 एन आर इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज T0. F/2 nRT. तो इस सिस्टम की इनिशियल एनर्जी, अब जो भी गैस होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम तो वही रहेगा, 2 नंबर ऑफ मोल कितना है यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे R T0 टेम्परेचर रख दिया. अब लगाएंगे इस पे, जब फाइनल इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है, जब दोबारा ये इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो वही रहेगा. तो अब लिखेंगे F/2. नंबर ऑफ मोल्स अभी भी वही है, जितने नंबर ऑफ मोल यहाँ पे हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल यहाँ पे भी हैं, एन आर. ठीक है, थोड़ा सा दूरी बढ़ गई बट है तो वही. अब फाइनल टेम्परेचर इज T, तो इससे TF की वैल्यू आ गई अगेन T0. इसका मतलब अगर फ्री एक्सपेंशन होता है तो जो इनिशियल टेम्परेचर T0 है और जो दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद टेम्परेचर आता है विल बी सेम. तो हम अलग से ध्यान रखेंगे इन फ्री एक्सपेंशन हमेशा वैक्यूम के अगेंस्ट होता है. तो इन फ्री एक्सपेंशन फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर विल बी इक्वल. अब हम बात करेंगे प्रेशर पे. तो हम क्या करेंगे, P बराबर एनआरटी लगाएंगे. तो इनिशियली P बराबर एनआरटी लगा दो, तो P0 इंटू इनिशियल वैल्यू V0 है, PV बराबर nRT0. तो P0 V0 बराबर nRT0. ये इक्वेशन इनिशियल है. फाइनल इस पे लगाएंगे. फाइनल प्रेशर मान लो P है, अब फाइनल वॉल्यूम सिस्टम का 2V0 हो गया ना, V0 और V0 2V0 हो गया. nRT nR नंबर ऑफ मोल वही है, अब फाइनल टेम्परेचर अगेन T0 आ गया, T0 है, डिवाइड कर दो, जिससे क्या गया P2 V0 इज इक्वल टू P0 V0. इससे P की वैल्यू क्या आ गई, P0/2. दिस इज आंसर. जब भी फ्री एक्सपेंशन हुआ तो प्रेशर क्या हुआ, ड्रॉप कर गया बिकॉज ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, बट फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर इक्वल रहा. तो फ्री एक्सपेंशन में ध्यान रखेंगे इनिशियल अंडरलाइन फाइनल अंडरलाइन, इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर इक्वल होगा, प्रेशर चेंज हो जाएगा. ठीक है, फ्री एक्सपेंशन में. अच्छा, फ्री एक्सपेंशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम अलग से ध्यान रखेंगे, इसको मैं अलग से तुम्हें नोट करवा दे रहा हूं यहां पे. फ्री एक्सपेंशन का पहला पॉइंट है कि इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर एंड इनिशियल टेम्परेचर विल बी इक्वल, प्रेशर विल बी चेंज, प्रेशर will be change in ratio of volumes. थर्ड, फ्री एक्सपेंशन में जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन गैस का वर्क डन सराउंडिंग पे वो 0 होता है. अरे वैक्यूम के अगेंस्ट वर्क कर रहा है ना, तो वैक्यूम प्रेशर ही नहीं है, जब वैक्यूम प्रेशर ही नहीं तो वर्क डन कहां से आएगा. तो वर्क डन बाय गैस ऑन सराउंडिंग, वैक्यूम के अगेंस्ट वर्क डन. अरे वैक्यूम के ही तो अगेंस्ट हो रहा है, वैक्यूम के अगेंस्ट गैस का वैक्यूम पे वर्क डन विल बी 0. क्यों नहीं होगा, वैक्यूम में प्रेशर ही नहीं तो वर्क डन क्या करेगा, 0. ओके,
तो ये 3 चीजें हम फ्री एक्सपेंशन में याद रखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो इसे कॉपी कर लो और दूसरे क्वेश्चन करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें गैस पड़ा हुआ है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, द पिस्टन। इसमें दूसरा गैस पड़ा हुआ है, इसका प्रेशर, इस गैस का प्रेशर P0 है, वॉल्यूम V0 है, टेम्परेचर T0 है। इस गैस का प्रेशर P0 है, वॉल्यूम 2V0 है एंड टेम्परेचर 2T0 है इस गैस का। ये गैस मोनोटाइमिक गैस है और ये गैस डायटामिक गैस है, डायटामिक गैस है। अब पूरा चैम्बर एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक पूछ रहा है कि when piston is removed देखो ये पूरा एडियाबेटिक चैम्बर है, ठीक है। इस गैस का प्रेशर P0, वॉल्यूम V0, टेम्परेचर T0 है। सिमिलरली इस गैस का प्रेशर P0, वॉल्यूम 2V0, टेम्परेचर 2T0 है। इसमें डायटामिक गैस है, इससे मोनोटामिक गैस है और यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है। अब पूरा चैम्बर एडियाबेटिक है, ये कंटेनर 1 है, ये कंटेनर 2 है। अब किसी ने क्या किया कि इस पिस्टन को रिमूव कर दिया, इस पिस्टन को रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने के बाद जब फाइनल इक्विलिब्रियम अटेन करता है तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, फाइनल प्रेशर कितना होगा एंड नंबर ऑफ मोल क्रॉसिंग फ्रॉम 1 to 2। देखो तो हम लोग क्या करेंगे, कोई बात नहीं, इसको हटा देंगे यहाँ से, इसको यहाँ से हटा देंगे और एक नया कंटेनर बनाएंगे। इस तरीके से एक नया कंटेनर बना देंगे। बना दिया। अब चारों तरफ मिक्सचर बन गया, फाइनल टेम्परेचर आ गया। लेकिन ये एडियाबेटिक है ना चैम्बर, इंटरनल एनर्जी विल बी कंजर्व। तो चलो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। तो इस सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, यहाँ की एनर्जी F/2 nRT, F/2 nRT और यहाँ का भी F/2 nRT, दोनों को जोड़ेंगे ना। तो मोनोडाइमिक गैस का F क्या होता है 3 और डायटामिक गैस का F क्या होता है 5। तो यहाँ पे आएगा F/2 nRT, F है 3, 3/2 nRT नंबर ऑफ मोल। तो यहां से नंबर ऑफ मोल इस फॉर्मूले से जाएगा, तुम क्या लिखोगे P0 V0 बराबर nRT0 होता है। इसका मतलब जहां पे nRT0 होगा वहां पे मैं P0 V0 लिख सकता हूं। फॉर्मूला में क्या होता है F/2 nRT, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2 nRT। तो मैं चाहूं तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं F/2 3/2 nRT की जगह पे P0 V0, तो यहाँ पे लिख दिया P0 V0 प्लस इस गैस का F/2, F कितना है 5, F/2 RT, RT की जगह पे P0 V0, इसका P0 into 2V0, P0 into 2V0 दिया। ये सिस्टम की इनिशियल एनर्जी हुई, सिस्टम की फाइनल एनर्जी। तो फाइनल प्रेशर भी हो गया, फाइनल प्रेशर भी हो गया एंड फाइनल वॉल्यूम, पूरा गैस चारों तरफ हो गया ना, तो फाइनल वॉल्यूम 2V0 हो गया। तो फाइनल वॉल्यूम 2V0 हो गया, सबका 2V0 हो गया, नहीं 2V0 और V0 कितना हो गया 3V0। फाइनल प्रेशर P और फाइनल वॉल्यूम V, ठीक है। लेकिन अब जब लिखोगे F/2 nRT, F/2 nRT, तो F की जगह पे ये जो मोनोडाइमिक गैस है उसका F तो 3 होगा, तुम लिखोगे 3/2 nRT, n उसके नंबर ऑफ मोल, और इस nRT की जगह पे तुम ना P भी नहीं लिख सकते हो। जब ये तुम ये P बराबर nRT, अगर ये लगाओगे ना P इंटू V, P इंटू 3V बराबर nRT लगाओगे तो ये n ना टोटल नंबर ऑफ मोल आता है। P बराबर nRT वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन को ये नहीं पता है कि गैस मोनोडाइमिक गैस की, गैस ट्राइडाइमिक गैस की, दोनों का मिक्सचर है। Pv बराबर nRT में P टोटल प्रेशर होता है, V टोटल वॉल्यूम होता है।
उस सिस्टम का जिस सिस्टम पे लगा रहे हो, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल होता है, वो सम ऑफ मोनोटॉमिक, सम ऑफ डायटॉमिक, सम ऑफ सबका समेशन होता है। तो तुम इस वाले फॉर्मूले पे लगाओगे ना F/2 nRT, तो यहां पे तुम इस nRT की जगह पे तुम ये P नहीं लिख सकते हो, यहां वाला, क्योंकि ये तो प्रेशर चारों तरफ है और ये वॉल्यूम 3V0 सबका है ना, तो nRT गड़बड़ा जाएगा। ये लिखोगे तो ये n जो आएगा वो टोटल नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, जबकि हमें सिर्फ मोनो का मोल चाहिए। तो मोनो का नंबर ऑफ मोल तुम चाहो तो इस वाले से निकाल सकते हो, इस वाले से पता कितना आएगा, अगर लगा दो इसका नंबर ऑफ मोल निकालना है तो P0 V0 बराबर N1 RT नॉट, तो यहां से N1 की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज P0 V0 डिवाइड बाई RT नॉट। अब ये गैस चाहे इधर जाए तो चाहे इधर जाए तो कहीं पे भी रहे, उसके टोटल नंबर ऑफ मोल तो इतना ही रहेंगे, उसके तो मोल अपने कंजर्व रहेंगे चाहे कहीं भी रहे। तो फिर इस सिस्टम में जितने लिखोगे F/2 nRT, तो इस n की जगह पे ये वाला नंबर ऑफ मोल लिखोगे तो तुम लिखोगे P0 V0 डिवाइड बाई RT नॉट, n R इंटू फाइनल टेम्परेचर T लिख लिया। अब पूरे गैस का फाइनल टेम्परेचर T हो गया, क्योंकि हर जगह टेम्परेचर सेम होगा ना, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया, प्लस अब इस डायटोमिक गैस पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसकी 3 टर्म जोड़नी पड़ेगी, F/2 F की जगह पे अगेन 5/2 F/2 n नंबर ऑफ मोल यहां से जाएंगे, N2 की वैल्यू क्या आएगी PV P इंटू 2V0 डिवाइड बाई RT, R इंटू T क्या 2T नॉट है, तीसरी वैल्यू क्या आ गई P0 V0 डिवाइड बाई RT नॉट। अब उठा के यहाँ प्लेस कर दो, तो F/2 n की जगह पे ये दिस इज P0 V0 डिवाइड बाई RT नॉट इंटू R इंटू T। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो फाइनल टेम्परेचर सॉल्व हो गया, ये 5 और ये 5 दूनी 10 और 3 13 होगा, और 2 तो से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 3, ये बनेगा 5, 5 3 8 बन गया 8, ठीक है। और ये रहेगा P0 V0 तो नीचे डिनोमिनेटर में सर क्या है, तो नीचे तो 5 दूनी 10 13 P0 V0, और यहां से आएगा 5 3 8 P0 V0, तो ये कितना है 8 P0 V0 T अपान T0 आया, तो ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी से T की वैल्यू क्या आ गई, जैसे 13 T0 अपान 8, 13 T0 अपान 8, तो जो 13 T0 अपन आ रहा है ना यही आंसर है। और तुम देख सकते हो ये जो टेम्परेचर है वो T0 से ज्यादा है और 2 T0 से कम है, 8 दूनी 16 होता है, इसका टेम्परेचर 2 T0 था, 2 T0 था, और इसका टेम्परेचर क्या था T0 था, तो T0 और 2 T0 के बीच में ही तो होना चाहिए, होना भी चाहिए भाई, इसका टेम्परेचर ज्यादा इसका कम है, तो इधर से इधर हीट ट्रांसफर होगा, तो हीट ट्रांसफर तब तक होगा जब तक टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, तो जब इधर हीट ट्रांसफर होगा तो T0 बढ़ेगा और 2 T0 घटेगा, जब ये T0 से बढ़ रहा है 20 से घट रहा है तो बीच में तो कहीं आएगा, वही 13 आ रहा है अपान 8, ये होना ही चाहिए था, हमने T निकाल लिया। इसके बाद क्वेश्चन सिर्फ फाइनल प्रेशर, तो जब फाइनल प्रेशर निकालना है तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ऊपर लड़ेगा ये वाला हटा रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए। तो फाइनल प्रेशर निकालने जा रहा हूँ, तो इसको लिखेंगे फाइनल प्रेशर, इस पे फाइनल प्रेशर P एंड फाइनल वॉल्यूम इज 3V0 इक्वल्स टू n इज द टोटल नंबर ऑफ मोल, तो N1 प्लस N2 से आ जाएगा, तो इस N1 को इस N2 में जोड़ेंगे, तो ये P0 V0 अपान RT नॉट है और ये भी P0 V0 अपान RT नॉट है, तो टोटल क्या आ गया 2 P0 V0 अपान RT नॉट, तो PV बराबर N R इंटू फाइनल टेम्परेचर इज 13 T0 अपान 8, इससे फाइनल प्रेशर की वैल्यू तुम्हारी सॉल्व हो गया अभी, ये क्या आएगा, ये 4 का टर्म बनेगा और ये 12 बन जाएगा, तो बनेगा 13 P0 अपान 12 इतना, तो दिस इज द फाइनल प्रेशर, और ये सही होना भी चाहिए था, देखो यहाँ का प्रेशर P0 है और यहाँ का प्रेशर क्या है P0 है, ओके
अब क्वेश्चन ये है ना कि भाई ये प्रेशर कहाँ से आया, पता है कहाँ से आया? ये सब टेम्परेचर ने खेल किया। यहाँ का प्रेशर पी नॉट था, यहाँ का पी नॉट था, इधर का टेम्परेचर 2 टी नॉट था, इधर का टी नॉट था। तो पता है क्या हुआ, इधर से हीट इधर ट्रांसफर हुआ, हीट ट्रांसफर हुआ प्रेशर की वजह से नहीं। भाई प्रेशर डिफरेंस होता तो गैस ट्रांसफर होता, प्रेशर डिफरेंस शुरू में नहीं था, पहले टेम्परेचर डिफरेंस था। तो क्या होगा, पहले हीट ट्रांसफर होगा, जब हीट ट्रांसफर होगा इधर, तो इधर का प्रेशर को बढ़ा देगा। यहाँ का प्रेशर पी नॉट है और यहाँ का प्रेशर बढ़ा दिया, और जब हीट ट्रांसफर हुआ तो यहाँ का प्रेशर घटाएगा। अब इधर का प्रेशर कम हुआ, कम कैसे हो गया यार? इतना मुझे समझ आ रहा है कि प्रेशर बराबर है, तो इधर से जब हीट इधर ट्रांसफर हुआ तो इधर का प्रेशर बढ़ना शुरू किया, प्रेशर बढ़ना शुरू किया। जब प्रेशर बढ़ेगा तो इधर से इधर गैस ट्रांसफर होगा, प्रेशर को डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए। और जब गैस ट्रांसफर होगा तो इसका भी प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से हुआ जिससे फाइनल प्रेशर इतना आ गया और फाइनल टेम्परेचर इतना आ गया। अब पूछा है कि बताइए इधर से इधर से इधर चाहे इधर से कितना नंबर ऑफ मोल ट्रांसफर हुए। तो क्या करेंगे, किसी भी एक चैम्बर पे इनिशियल नंबर ऑफ मोल निकालेंगे और फाइनल नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, अंदर कर देंगे। इसका इसी गैस पे ले लो, इस गैस का इनिशियल नंबर ऑफ मोल कितने हैं, इतने हैं, और इस गैस का फाइनल नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल कर रहा हूं इस चैम्बर में, गैस में नहीं, इस चैम्बर में इनिशियल नंबर ऑफ मोल कितने हैं, N2, और इस चैम्बर का फाइनल नंबर ऑफ मोल मान लो है NF। तो क्या होगा, फाइनल प्रेशर इस गैस का, इस चैम्बर, गैस का चैम्बर बार बार बढ़ाओ, चैम्बर, इस चैम्बर का फाइनल प्रेशर कितना है, इतना है। तो क्या लिखोगे, 13 पी नॉट अपॉन 12 पी, और इस गैस का फाइनल वॉल्यूम कितना है, 2 भी नॉट है। ये तो इसका वॉल्यूम तो गैस का नहीं, चैम्बर, इस चैम्बर का वॉल्यूम तो 2 भी नॉट ही रहेगा, 2 भी नॉट। तो P इंटू वी बराबर एन आर इंटू फाइनल टेम्परेचर। अब फाइनल टेम्परेचर क्या है, 13 टी नॉट अपॉन 8 है, 13 टी नॉट अपॉन 8 है। तो इससे 13 टी नॉट से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, टी नॉट रहेगा, और यहाँ से NF की जो वैल्यू आएगी दिस इज, ये 6 बनेगा, और 8 का टर्म इधर भेज दो तो बनेगा 8 अपॉन 6 पी नॉट भी नॉट डिवाइड बाई आर बनेगा। तो बन गया 4/3 पी नॉट भी नॉट अपॉन आर बन गया। इसका मतलब इस वाले में इनिशियली इतना नंबर ऑफ मोल थे और फाइनली इस वाले में इतने नंबर ऑफ मोल बढ़ गए। इसका मतलब उधर से इधर गैस ने ट्रांसफर किया होगा, उधर से इधर, तो कितना ट्रांसफर हो गया, तो दोनों का डिफरेंस निकाल दो, N फाइनल माइनस N2। तो इतने से घटाओगे तो बनेगा क्या, P नॉट B नॉट डिवाइड बाई 3R, एंड दिस इज आंसर। तो इतने नंबर ऑफ मोल लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, और ये थोड़ा बहुत मुझे समझ में भी आया था क्यों, क्योंकि इधर का हीट ज्यादा था तो गैस को इधर जाना चाहिए था हीट। ठीक है, तो तुमको समझ में आ गया होगा कितने नंबर ऑफ मोल एक से दूसरे में ट्रांसफर किया। अच्छा, कभी भी कोई क्वेश्चन में तुमसे ऐसे पूछता है, ठीक है, कि 2 मोल नाइट्रोजन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड मिक्स विथ 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड फाइनल टेम्परेचर। वो यही वाला क्वेश्चन था। डिफॉल्ट केस का मतलब है कि एडियाबेटिक चैम्बर में आपने एक साइड में ऑक्सीजन रखा, एक साइड में नाइट्रोजन रखा, पिस्टन हटाया है, दोनों आपस में मिक्स किया, फाइंड फाइनल टेम्परेचर। तुम यही काम कर लो, इधर। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा तुमसे पूछेगा कि 2 मोल नाइट्रोजन एट 27 डिग्री 2 मोल नाइट्रोजन एंड 5 मोल ऑक्सीजन 27 डिग्री सेंटीग्रेड में है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बताइए। आराम से जाएगा, F/2 nRT उसका, F/2 nRT इसका, जोड़ दो, आंसर आ गया। तो ये सब क्वेश्चन मिलता है। कुछ और क्वेश्चन ये इस तरीके से होता है। देखो, इसमें गैस भरा पड़ा है, इसमें गैस भरा पड़ा है, ठीक है।
गैस का प्रेशर है 4 पी नॉट और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो एरिया है ना सिलेंडर है, इसके एरिया ए के बराबर दिया गया एंड दिस लेंथ इज एल, ये लेंथ एल के बराबर है। और इस पे ये नहीं लिखा कि कैसा चैम्बर है। जब नहीं लिखा कैसा चैम्बर है तो डिफॉल्ट केस का मतलब है ये रियल चैम्बर है, रियल कंटेनर है, तो इनिशियल टेम्परेचर अंदर का और बाहर का बराबर रहेगा। अब तो यहां से इस गैस का जो टेम्परेचर है दैट इज 2 टी नॉट। 2 टी नॉट क्यों, टी नॉट मानो टेम्परेचर टी नॉट आ गया, प्रेशर आ गया, वॉल्यूम आ जाएगा पी वी एन आर टी, ठीक है, नंबर ऑफ मोल आ गया। सराउंडिंग का जो प्रेशर है दैट इज पी नॉट और ये मूवेबल पिस्टन है, मूवेबल फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, फ्रिक्शनलेस है। तो पहला क्वेश्चन ही कहता है फाइंड मास ऑफ पिस्टन, पिस्टन का मास बताएगा। दूसरा कह रहा है कि अगर मैं इस पिस्टन पे अलग से पिस्टन का जो मास है उसका आधा मास रख देता, मास नहीं रखेंगे, टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसका। अगला कह रहा है इफ तुम टेम्परेचर कैसे बढ़ाओगे, सराउंडिंग है, तो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज भाई तो कैसे बढ़ाओगे पता है, वही बताता हूं। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 3 T naught then find और तो फिर कैसे बढ़ाओगे, एडियाबेटिक चैम्बर रहा होगा, एडियाबेटिक चैम्बर रहा होगा, जब बढ़ा रहा हो तो एडियाबेटिक चैम्बर, अदरवाइज सराउंडिंग के टेम्परेचर से बराबर हो जाता। तो अगर टेम्परेचर तुमने 3 टाइम्स कर दिया तो टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो यहां का प्रेशर बढ़ना चाहिए, यहां का प्रेशर बढ़ने के चक्कर में पिस्टन को ऊपर जाना पड़ सकता है, तो पिस्टन कितना ऊपर जाएगा, देन फाइंड इसके अंदर ये पार्ट डिस्टेंस मूव बाय पिस्टन, मूव बाय पिस्टन एंड बी पार्ट। मैं चाहता हूं कि ये पिस्टन ऊपर को ना भागे तो मैं इस पे एक्स्ट्रा मास रखूंगा, तो मैं जानना है कि इस पे कितना मास रख दूं ताकि पिस्टन यहीं पड़ा रहे और टेम्परेचर 3 टाइम्स हो जाए। एक्स्ट्रा मास लोडेड, so that piston not move, will not move, चलो ठीक है। तो देखो मास ऑफ पिस्टन लगा हुआ है ना, तो सारे में इक्वेशन लिखा गया था पिस्टन की एफबीडी। अरे जब तक एफबीडी नहीं बनेगी पिस्टन की तब तक उसका मास कैसे आएगा, हम इस पिस्टन की एफबीडी बनाएंगे, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है तो इसका वेट mg डाउनवर्ड काम करेगा और गैस का प्रेशर 4 P नॉट है ना, तो 4 P नॉट इंटू ए ऊपर काम करेगा, 4 P नॉट इंटू ए, गैस का प्रेशर 4 P नॉट इंटू एरिया मल्टीप्लाई किया अंदर का ऊपर काम करेगा, और सराउंडिंग का प्रेशर P नॉट है तो एरिया ए है तो उसका फोर्स नीचे काम करेगा। तो तुम क्या दिखाओगे, P नॉट इंटू ए नीचे दिखाओगे। सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, एफबीडी कंप्लीट है तो ऊपर का फोर्स बैलेंस बाय डाउनवर्ड फोर्स, तो mg प्लस P नॉट इंटू ए बराबर 4 P नॉट इंटू ए, मास की वैल्यू आ गई कितनी, 3 P नॉट इंटू ए डिवाइड बाई जी, एंड दिस इज आंसर। चल गया। बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज बाई 3 T नॉट
अगर टेम्परेचर को 3T0 इंक्रीज कर दिया तो बताइए पिस्टन कितना मूव करेगा? ठीक है, जिंदगी यही है। लगाएंगे पीवी और एनआरटी का तो सब में बस एक ही काम है, मतलब इधर उधर करना है, वही सब लगाना है। सेकेंड का मैं ये पार्ट बता रहा हूं। मैंने क्या किया, लिखा पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एन नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल कंजर्वेशन से आ जाएगा। जो पहले नंबर ऑफ मोल थे वही इनिशियल फाइनली भी नंबर ऑफ मोल रहेंगे, क्लोज सिस्टम। तो नंबर ऑफ मोल इनिशियल कितने थे, तो 4P0 इंटू ये वाला वॉल्यूम क्या है, ए इंटू एल है। अच्छा जी, ए इंटू एल, पी बराबर एन और आर इंटू टी नॉट लिखोगे ना इनिशियली, ये इनिशियल नंबर ऑफ मोल है। पी बराबर एन, एन आया नंबर ऑफ मोल कंजर्वेशन से, इनिशियल नंबर ऑफ मोल इज 4P0 इंटू वॉल्यूम ए एल, पीवी बराबर एन आर टी, आर टी डिवाइड कर दिया, आर टी टी नॉट है, तो पीवी बराबर एन आर इंटू फाइनल टेम्परेचर 3T0 तुमने कर दिया। तो इसे से RT0 से RT0 कट जाएगा और ये वैल्यू आएगी 12P0 इंटू एल, पीवी बराबर। अब प्रॉब्लम पता है क्या आ गया, अगर ये मैं फाइनल वॉल्यूम निकाल लूं तो मैं जान जाऊंगा कि पिस्टन कितना ऊपर भागा है। इसके लिए मुझे प्रेशर निकालना पड़ेगा। अब प्रेशर एक बार फिर पता है कहां से आएगा, पिस्टन की एफबीडी से आएगा। प्रेशर एक बार फिर पिस्टन की एफबीडी से आएगा। भाई पिस्टन की एफबीडी तो मैं कभी बना सकता हूं, मैकेनिक्स तरह कभी भी यूज कर सकता हूं, अभी क्यों नहीं कर सकता? तो मैंने पिस्टन की एफबीडी बनाई। पिस्टन की एफबीडी बनाओगे तो गैस का प्रेशर मान लो P हो गया, फाइनल प्रेशर, तो P इंटू एरिया लिखोगे। सराउंडिंग का प्रेशर तुम चेंज कर नहीं सकते हो, तो P0 इंटू यही रहेगा। पिस्टन का मास तुम चेंज कर नहीं सकते हो, mg रहेगा। भाई जो तुम चेंज कर सकते हो लिखो, गैस का प्रेशर तुमने चेंज कर दिया, लिख दिया। mg चेंज नहीं कर सकते, सराउंडिंग का प्रेशर तुम चेंज कर ही नहीं सकते, फोर्स इक्वेशन लिखेंगे इस पर। तो इससे आएगा Pa इज इक्वल टू mg प्लस P0 है। मास की वैल्यू प्लेस कर दो, जैसे मास की वैल्यू प्लेस करोगे ना तुम्हें P की वैल्यू पता क्यों मिलेगी। अगेन पहले प्रेशर कितना था, 4P0 था, मास की वैल्यू में 3P0 है ना, तो जब 3P0 यहां पर लिखोगे तो 4 का टर्म फिर बन जाएगा, तो 4P0 आ गया। अरे वाह, मतलब ये क्या हुआ, प्रेशर बदला ही नहीं। तो ये जो मूवमेंट है ये कैसा मूवमेंट है, आइसोबैरिक प्रोसेस है बेसिकली। तो आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, पिस्टन के मूव करने की वजह से प्रेशर वही रह गया। पिस्टन नहीं मूव करता ना तो अलग होता। एबिलिटी तो सही बनाई है, तो इसमें हो क्या होगा बेसिकली, ऐसा क्या होगा कि प्रेशर वही रह गया। हुआ है कि जब तुमने इस सिस्टम को तुमने हीट दिया टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 3T0 ना, जैसे हल्का सा हीट दिया, स्लोली प्रोसेस होता है, क्वाज़ी-स्टैटिक प्रोसेस, स्लो प्रोसेस हीट देता है, हल्का सा हीट दिया, अंदर का प्रेशर 4P0 से हल्का सा बढ़ गया प्रेशर। वो जो ऊपर का पिस्टन है ना, प्रेशर बढ़ने की वजह से हल्का सा ऊपर भाग गया। जैसे ऊपर भागा वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर ड्रॉप कर गया। अब प्रेशर ड्रॉप करके फिर कितना हो गया, 4P0, पिस्टन रुक गया। फिर तुमने हल्का सा हीट दिया, फिर प्रेशर बढ़ा, पिस्टन हल्का सा ऊपर भागा, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर फिर ड्रॉप किया। फिर तुम हीट देते गए, टेम्परेचर बढ़ता गया, पिस्टन ऊपर जाता गया, हीट देते गए, पिस्टन ऊपर जाता गया। अब पिस्टन का मूवमेंट ऐसे रहा ताकि प्रेशर हमेशा इक्वल रहे। दिस इज आइसोबैरिक प्रोसेस। तो फाइनल प्रेशर क्या हो गया, अगेन 4P0 उठा के प्लेस कर दो इसमें, इंटू V इज इक्वल टू 12P0 A इंटू L। नाउ फाइनल वॉल्यूम इज 3 इंटू एल। तो फाइनल वॉल्यूम 3 इंटू एल है, इनिशियल वॉल्यूम क्या है, A इंटू एल है। तो इनिशियल जो वॉल्यूम है वो A इंटू एल है, अब फाइनल वॉल्यूम 3 इंटू एल है, और एरिया तो वही रह गया। तो पिस्टन कितना मूव किया, 2L मूव किया। फाइनल वॉल्यूम 3L, इनिशियल वॉल्यूम AL, तो वॉल्यूम का डिफरेंस क्या आ गया, जो वॉल्यूम का डिफरेंस आया दिस इज 3AL माइनस AL एंड दैट इज 2AL। तो कोई पूछे कितना लेंथ एक्स्ट्रा मूव करेगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दो, जो कि A के बराबर है 12। तो आंसर इज 12। तो उस पिस्टन ने मूव किया 2L के बराबर। अब कह रहा है क्वेश्चन,
थर्ड पार्ट बी पार्ट एक्स्ट्रा मास, अगर इस पिस्टन को नहीं भागने देना है, नहीं भागने देना है, मतलब इसको रोक के रखना है तो ऊपर से मास रखना पड़ेगा। तो कितना मास रख दे ताकि वहीं पर है, मतलब ये वाला इक्वेशन तो अभी भी यही बनेगा, ये वाला पीवी बराबर n नंबर ऑफ मोल तो वही रहेंगे और r टी नॉट तो यही रहेगा, ये बन गया इतना। लेकिन अब की बार वॉल्यूम वही रहेगा, प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा ना। जब मास रखोगे तो पिस्टन नीचे जाना चाहेगा, तो जो गैस ऊपर भागने की कोशिश करेगा उसको दाब करेगा, मत भागो मत भागो, तो प्रेशर बढ़ा देगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा फिर वही लिखेंगे बी पार्ट के लिए, पीवी बराबर बनेगा अगेन ये वाला टर्म एकदम सेम बनेगा भाई, एन तो वही है इनिशियल नंबर ऑफ मोल, आर टी नॉट तो 3 तो कर ही दिए हो, तो 12 का ही टर्म रहेगा, 12 पी नॉट इंटू एल रहेगा। अब वॉल्यूम पी इंटू एल हो गया, वॉल्यूम अभी भी वही है, रखना उसी पे, बराबर 12 पी नॉट इंटू एल, एल से एल कट गया, पी की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 12 पी नॉट आ गई, प्रेशर बढ़ गया, गुड। तो एक काम करते हैं ना, एफबीडी फिर बनाते हैं, एफबीडी मैंने फिर बनाई, एफबीडी फिर बनाई, तो P इंटू ए एम जी, अब पी नॉट ऐसे दिखाओगे, लेकिन एम जी की जगह पे एम नहीं दिखाना है, कुछ मास भी तो रख दिए उस पर से, तो डेल्टा एम रख दिए, तो एम प्लस डेल्टा एम इतना लिख दिया। इक्वेशंस क्या बनेगा, ये जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा तुम्हारा P इंटू ए ऊपर, और ये बनेगा क्या, एम प्लस डेल्टा एम इंटू जी प्लस पी नॉट इंटू ए, ये लिख लिया। P इंटू ए, एक चीज देखना, फाइनल प्रेशर 12 पी नॉट हो गया, लिख दी इसमें 12 पी नॉट इंटू ए, और ये पी नॉट इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 11 पी नॉट ए बन जाएगा, इक्वल्स टू एम जी प्लस डेल्टा एम जी, और एम जी किसके बराबर है देख सकते हो, तो एम जी बराबर है 3 पी नॉट ए के बराबर, देखो 3 पी नॉट ए के बराबर है, तो यहाँ पे रख दो 3 पी नॉट ए, तो 3 इधर जाएगा तो क्या बनेगा 8 बन जाएगा, 8 पी नॉट ए बराबर डेल्टा एम जी। तो कितना तुमने मास उस पर एक्स्ट्रा प्लेस कर दिया, तो 8 पी नॉट इंटू ए अपॉन जी प्लेस कर दिया, एंड दिस इज आंसर। ठीक है, ओके, तो अभी हमने इस पर क्वेश्चन किया है, इस पर और भी हमें क्वेश्चन करना बाकी है कि अब हम लोग पीवी और एनआरटी इक्वेशंस का यूज करना सीख रहे हैं।